तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद नहीं है और आप हिस्ट्री से मतलब एक तरह से दूर भागते हैं। बट मेरा यही कर्तव्य बनता है कि आपको हिस्ट्री के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करूं और आपको हिस्ट्री इतनी आसानी से पढ़ाऊं, और क्योंकि जिससे आपको ना तो पढ़ने में बोरियत हो और ना ही आपको टेस्ट में नंबर कम आए हिस्ट्री की वजह से। तो इसी वजह से हिस्ट्री का मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया आज आपके लिए, चैप्टर नंबर 3, जो आपकी बुक में है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के पहले हम इंट्रो देख लेते हैं फटाफट। आपकी स्क्रीन पे इसका कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द सीन ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो बच्चों ये हम देखेंगे फटाफट आपकी स्क्रीन पे। बट सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब होता क्या है? तो इंडिया मतलब तो इंडिया होता है, बट नेशनलिज्म का वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, इसको मैं आपको एक वर्ड से समझाता हूँ। नेशनलिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है देशभक्ति। इसका सीधा सा मतलब होता है देशभक्ति, देश के प्रति आपका प्रेम। ठीक है, देश को आप कितना प्रेम करते हो, देश से आपका कितना प्यार है, ये आएगा आपका किसी बच्चों नेशनलिज्म में आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे अंदर धीरे धीरे करके कैसे देशभक्ति डेवलप हुई, हम कैसे देश के प्रति समर्पित हुए। हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के प्रति इतना जो इन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, वो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और ये कैसे कैसे धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का फटाफट। बट इससे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो दिखाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। मेरे साथी बोलो भारत माता की जय। तो ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये एक नेशनलिज्म का ही एक मोमेंट है कि आप जब भी भारत माता की जय बोलते हो या फिर आपका एक लीडर भारत माता की बोलता है और आप जय बोलते हो, मतलब आप लोगों का अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, और यही हम चाहते हैं कि आपका अपने देश के प्रति प्रेम हो। और इस चैप्टर में हम देखेंगे यही कि 1920s के बाद से हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम कैसे डेवलप हुआ। तो आपकी स्क्रीन पे कंटेंट आपको दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म इज द लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। अपने देश के प्रति आपकी क्या लॉयल्टी है, क्या वफादारी है, ये होता है क्या बच्चों? आपका नेशनलिज्म। क्लियर है बच्चों? और 1920s के बाद से हमने नेशनलिज्म के लिए क्या क्या प्रोग्राम किए, क्या क्या काम किए, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा बच्चों, वो आएगा आपका, स्टार्ट होगा कहाँ से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई, इसकी वजह से कैसे कारनामे हुए कि हमारा जो कंट्री है या हमारे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, इनके अंदर देशभक्ति की भावना एमर्ज हो गई। तो पहले हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर होती क्या है। तो वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसे टाइप की वॉर्स होती हैं। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर में दो कंट्रीज या दो नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में क्या होता है, आपस में वॉर्स होती है। वर्ल्ड वॉर दो टाइप की हुई है, एक है वर्ल्ड वॉर 1 और एक है वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब हुई है बच्चों? 1914 से 1918। वेरएज वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब हुई है बच्चों? 1939 से 1945। तो देखो बच्चों, अब वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 हुई, इसमें ऐसा क्या हुआ जिस वजह से क्या हुआ, हमारे इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की भावना एमर्ज हुई। तो देखते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई? 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। और ब्रिटिशर्स जो थे हमारे, वो उस टाइम हमारे क्या थे, एक तरह से रूलर थे। तो ब्रिटिशर्स को जितना भी पैसा चाहिए था वॉर के लिए, या फिर जितने भी लोग चाहिए थे, जितने भी डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए जितना भी पैसा चाहिए था, वो सारा ब्रिटिशर्स ने कहाँ से लूटा? हमारे इंडिया से लूटा। और कैसे लूटा? विद इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। उन्होंने हमारे इंडियंस के ऊपर खूब सारे टैक्सेस लगाए और हमसे पैसा लूटा और उसको कहाँ लगाया? वॉर में लगाया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको लेके गए और उनको ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाया गया। ठीक है, मतलब अगर वो जान अपनी न्यौछावर कर भी रहे तो एज एन इंडियन नहीं कर रहे, एज एन ब्रिटिश या फिर इंग्लिशमैन की तरह कर रहे। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ थी और लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि ब्रिटिशर्स की जो दादागिरी चल रही है। ठीक है, एक तो पहली बात आप इतना सारा टैक्स ले रहे हो, दूसरी बात आप हमारे घर से सोल्जर्स, हमारे बच्चों को भी ले जा रहे हो और उनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे लोग बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे। ठीक है बच्चों,
और इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो उनके दिमाग में चल ही रही थी, गुस्सा तो आ ही रहा था। और साथ ही साथ एक और कारनामे हो गए, वो क्या कि इसी बीच क्या हुआ, इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस पुअर होने की वजह से क्रॉप का फेलियर हो गया। मतलब बच्चे हैं नहीं घर पे, बच्चों की मौत हो चुकी है, ठीक है, टैक्सेस खूब सारे लिए जा रहे हैं और क्रॉप भी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन जब आई हमारे देश में, तो हमारे देश के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, आक्रोश की भावना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि खाने को है नहीं दाने, और उसके बाद भी क्या है, ब्रिटिशर्स हमसे क्या ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्योंकि हमें इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भर चुका था। बस अब किसकी ज़रूरत थी, एक चिंगारी की ज़रूरत थी, एक चिंगारी की ज़रूरत थी, चिंगारी की ज़रूरत थी, एक इग्निशन की ज़रूरत थी। अगर कोई एक चिंगारी लगा देता हमारे ऊपर तो क्या होता, हमारे अंदर इतना गुस्सा था कि हम ब्रिटिशर्स को भी पीट सकते थे। बट वो एक चिंगारी, एक यूनिटी की कमी थी जो हमारे को कहीं से नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने बताया है, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा काम भी करवाते थे हमसे, इसी बीच में हमसे लेबर भी बहुत ज़्यादा करवाया गया, हमें सोल्जर की तरह भी बहुत यूज़ किया गया। तो हम लोग बिल्कुल गुस्सा थे और हमें ज़रूरत थी एक मसीहा की, एक मतलब क्या कहेंगे, एक चिंगारी की, एक मसीहा की, जो हमें क्या करे, इस पर्टिकुलर संकटों से बाहर निकाले, इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हमें क्या करे, बाहर निकाले, ठीक है। ये कुछ मैंने आपके सामने पिक्चर्स रखी है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बातें हैं, ठीक है। ये हमारी क्रॉप फेलियर हो गई थी और एक सिख रेजिमेंट है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो मसीहा की ज़रूरत है, प्रॉब्लम में है हमारे देश के लोग, हमारे देश को एक इग्निशन की ज़रूरत है। तभी एक बाहर से साउथ अफ्रीका में जीतने के बाद हमारे देश में आगमन होता है 1915 में हमारे प्यारे प्यारे बाहुबली का। ये देखिए, तो ये बाहुबली का आगमन होता है, हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर के बाहुबली, जिनको हम कहेंगे महात्मा गांधी, जिनको आप जानते होंगे, गांधी जी। और इनकी वजह से क्या हुआ, हमारे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी आई, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आई। उनको लगा कि हम ब्रिटिशर्स को पीट सकते हैं, हम उनको हरा सकते हैं, और जब तक बापू हमारे साथ है, मतलब बापू मतलब महात्मा गांधी जी हमारे साथ हैं, तब तक हमें कोई भी नहीं हरा सकता। और ये एक ऐसे ह्यूमन बीइंग थे, मतलब एक तरह से इनको मतलब ह्यूमन बीइंग कहना भी गलत है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया। इनको एक तरह से इसीलिए हमें राष्ट्रपिता की, इनको क्या दी जाती है, हमारे देश के नागरिक इनको राष्ट्रपिता नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इतना बहुत इन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया कि कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ठीक है। और जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो क्या थी बच्चों, सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब, सत्याग्रह में बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होते हैं सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ, और एक होती है आग्रह। आग्रह मतलब नॉन वायलेंस, मतलब ये क्या करेंगे, सच की राह पे चलेंगे और आगे वाले से जिससे इनको लड़ाई करनी है, जो इनका ओपोनेंट है, उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट, मतलब उनके सामने लड़ाई नहीं करेंगे, बट उनके सामने ट्रुथ और नॉन वायलेंस के थ्रू उनसे जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इनका आइडिया था, इनका आइडियोलॉजी था। इनको वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। इनको लगता था कि वायलेंस करने से कुछ नहीं होने वाला, वायलेंस एक तरह से बेकार है, लड़ाइयाँ करना बेकार है, उससे बढ़िया नॉन वायलेंस से भी हम आसानी से कंट्री को आज़ाद करा सकते हैं। और ये इन्होंने एक नहीं दो बार किया बच्चों। इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी ऐसे अपनी जंग जीती। साउथ अफ्रीका में बच्चों इन्होंने ब्लैक्स और वाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको एलिमिनेट कराया, सिर्फ किसके द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा, ठीक है बच्चों। और इंडिया में आप जानते हो 1947 में आज़ाद कराने में इंडिया को इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब बच्चों हुआ क्या, 1915 में साउथ अफ्रीका के से बाद में हमारे कौन आए, 1915 में हमारे इंडिया में कौन आए, गांधी जी आए। और गांधी जी को क्या था, गांधी जी के मन में एक ही मकसद था, गांधी जी एक ही उद्देश्य से आए थे, एक ही इनका गोल था, क्या, इंडिया को आज़ाद करवाना। और किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ सत्याग्रह, सिर्फ सत्याग्रह का यूज करना और किसी का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये था किसका रोल, किसका आइडिया था बच्चों, गांधी जी का आइडिया था। यहां तक मेरी बात आप सबको क्लियर है। और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, पूरी कंट्री में क्या किया, इन्होंने रेलवेज के थ्रू क्या क्या भ्रमण किया, ठीक है, पूरा ट्रैवल किया और देखा कि हमारी कंट्री की क्या क्या हालत है। और जैसे जैसे जिस जगह पहुंचे, वहां पे इन्होंने अपनी छाप छोड़ते हुए चले और इन्होंने हमारे इंडिया को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे इसके पीछे छोटे छोटे आप देखते हैं इनके क्या क्या अचीवमेंट थे। तो जब ये 1916 में बिहार पहुंचे, बिहार की एक जगह जिसका नाम है चंपारण, 1916 में जब ये चंपारण पहुंचे, तो वहां पे क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो थे बच्चों, ब्रिटिशर्स खूब सारा क्या करते थे, उनको फोर्स करते थे, किनको, फार्मर्स को, कि आपको इंडिगो उगाना है।
इंडिगो मतलब नील उगाना है, ठीक है, कपड़ों पे करते ना उजाला, वैसा वाला नील उगाना है। और नील उगाने से नुकसान क्या होता है, नील उगाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, सॉइल बैरन हो जाती है। फार्मर्स नील नहीं उगाना चाहते थे बच्चों, बट जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो उनको फोर्स करते थे कि आपको नील उगाना ही उगाना है। तो गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स से पंगा लेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को बोला आज से हम नील नहीं उगाएंगे, और उनके खिलाफ क्या कर दिया, एक स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक मतलब धरना दे दिया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाए, इनसे जीत नहीं पाए, और यहीं पे चंपारण में क्या हुई, गांधी जी की जीत हुई। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की क्या हुई बच्चों, जीत हुई, और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे इंडिगो को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इंडिगो उगाना अब कंपल्शन नहीं था। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर गांधी जी इसके बाद गए अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ, वहाँ पे एक मिल थी, मिल में मैं आपको अगर पूरी स्टोरी सुनाऊँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो अहमदाबाद में क्या था बच्चों, अहमदाबाद में क्या, जो प्लेग फैल गया था, प्लेग फैल गया था, बीमारी फैल गई थी, और कोई भी आदमी फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि लेबर क्यों काम करेगा जब बीमारी फैल चुकी है, तो सब अपने अपने गाँव जाना चाहते थे। तो इस वजह से फैक्ट्री ओनर को लॉस होने लग गया। इस वजह से बच्चों क्या हुआ, जो फैक्ट्री का मालिक था उसको लॉस होने लग गया। तो फैक्ट्री के मालिक ने क्या कहा, मैं आपको डबल सैलरी दूंगा, ठीक है, जो लेबर क्या करेगा, काम करेगा। तो डबल सैलरी के लालच में क्या हुआ, लोगों ने काम करना चालू किया। लोगों ने क्या किया बच्चों, काम करना चालू किया। यहाँ तक बात क्लियर है? और जैसे ही लोगों ने, किसी ने भी छुट्टी नहीं ली, सबके सब लोग क्या आ गए, काम करने आ गए। बोला डबल पैसा मिल रहा है, हमारे इंडिया में तो वैसे पता है, हंग्री पीपल, पुअर पीपल। तो जैसे डबल सैलरी का उनके ऊपर क्या किया, उसने लालच दिया, तो क्या हो गया, सबके सब क्या करके काम करने आ गए। और जैसे ही वो काम करना है, उसी के 1-2 दिन में क्या हुआ, प्लेग भी खत्म हो गया। जो बीमारी थी वो खत्म हो गई, ठीक है, पूरी सिटी से। तो जब अहमदाबाद से बीमारी खत्म हो गई, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो फैक्ट्री ओनर था, उसने क्या कहा, अब मैं आपको डबल सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि प्लेग फैल चुका है। तो सारे के सारे जो मिल वर्कर्स थे वो किसके पास चले गए, वो गांधी जी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हमें अपना डबल पैसा चाहिए। और इसी वजह से गांधी जी ने उन मिल वर्कर्स के लिए क्या किया, स्ट्राइक किया। और वहाँ पे भी क्या हुआ, जीत दिला दी किसको, उन फार्मर्स को, उन मिल वर्कर्स को। सेम तीसरा क्या था, खेड़ा में था। खेड़ा में क्या था, खेड़ा में जो उस टाइम ड्राउट आया था, ड्रॉट, खेड़ा भी कहाँ पे, गुजरात में बच्चों। तो ड्रॉट आया था, ड्रॉट मतलब क्या, सूखा पड़ा था। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते थे कि हमें तो आपसे टैक्स चाहिए, हमें तो तिगुना लगान चाहिए, हमें तो टैक्स चाहिए, बट पैसा तो है ही नहीं, टैक्स कहाँ से दे। तो इन्होंने, ये सब फार्मर्स गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने इनके खिलाफ, इनके साथ मिलकर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा चालू किया, सत्याग्रह एक चालू किया, और यहाँ पे भी गांधी जी की जीत हुई। तो देखो 1915 में गांधी जी आए, और 16, 17 और 18, 19 के बीच में क्या हुआ, गांधी जी ने अपनी छाप छोड़ दी, और लोगों को ये भरोसा हो गया कि यार इस आदमी में एक ऐसा जादू है कि ब्रिटिशर्स भी इसके सामने क्या है, घुटने टेक देते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो गांधी जी के प्रति लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया। बात क्लियर है? अब आप लोगों को मैंने क्या बताया, गांधी जी ऐसे नमस्ते करने वाले, आपको ऐसा लगता होगा नमस्ते करने से कैसे लड़ाई रुकेगी या कैसे हम जीतेंगे। बट गांधी जी का क्या कहना था, अगर आप सत्याग्रह के पाथ पे चलोगे, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ पे चलोगे, तो फाइनली देखना क्या होगा, असली में हम ब्रिटिशर्स को कैसे भगाएंगे देखना। असली में मतलब हमें करना वायलेंस नहीं है, बट इन दी माइंड देखो गांधी जी भी ऐसे सोचते थे। देखो स्क्रीन पे ये देखो, अब देखना, ये पटका, ये ऐसे ही पटकेंगे, देखो ऐसे डस्टबिन में फेंका, किनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो गांधी जी बोलते थे कि ऐसा वायलेंस की जरूरत नहीं है, बट जब आप नॉन वायलेंस या फिर सत्याग्रह की कोशिश करोगे, सत्याग्रह के रास्ते में जाओगे, तो आपको देखो कुछ ऐसा सा रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट के बराबर ही रिजल्ट है क्या, सत्याग्रह का। तो जरूरी नहीं कि हाथ पैर चलाने जरूरी है, बट उसके बिना भी क्या हो सकता है, काम हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो चलो बच्चों, अब आपको मैं बताता हूँ, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है याद करने का, याद हो जाए तो ठीक है। वैसे हिंदी में लिखा है, बट ये सिर्फ याद ही करना है, इसलिए हिंदी में लिखा है। तो ये एक स्टोरी टाइप का, एक निमोनिक्स टाइप का है बच्चों। स्क्रीन पे देखो, ये कुछ इस प्रकार से है कि गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करके असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। यहां तक बात क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखोगे अगर बच्चों,
तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जो गांधी जी ने पहला केस क्या था गांधी जी का, चंपारण, फिर था खेड़ा और फिर था अहमदाबाद। ये दोनों ऐसे आसपास के ही हैं, असली में पहले अहमदाबाद आता है फिर खेड़ा आता है बच्चों। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर उसके बाद क्या आएगा, खिलाफत। खिलाफत मतलब खिलाफत मूवमेंट आगे आएगा। असहयोग मतलब क्या होता है अगर इंग्लिश करो तो नॉन कॉपरेशन। फिर नमक आप पढ़ोगे, आपने सुना होगा सॉल्ट मार्च, डांडी यात्रा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, देश छुड़ाया। देश छुड़ाएगा मतलब इंडिपेंडेंस करवाया देश को। तो ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, मैं तो बस आपको समझाने के लिए मैंने फोटो डाली है, ठीक है। आगे आप कुछ फोटोज देखो, ये हमारे सत्याग्रह के टाइम की फोटोज है। और अब ब्रिटिशर्स को भी ये रियलाइज होने लग गया बच्चों कि ये जो गांधी जी है बहुत ही टॉप ऊंची पहुंची हुई चीज़ है, ठीक है, इनसे पंगा लेना मुश्किल है। और ये एक तरह से धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हमारी कंट्री को या ब्रिटिशर्स को देश से भगा देंगे। और इंडिया में इनकी वजह से ब्रिटिशर्स के भागने के चांसेस बढ़ने लग गए थे। और ब्रिटिशर्स को इसलिए गांधी जी से बहुत डर था। तो ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए, ध्यान से सुना, और उस एक्ट का नाम क्या था, राउलेट एक्ट, ठीक है। 1919 में, कौन से साल में बच्चों, 1919। 1915 में कौन आया, 1915 में आपको पता ही है कौन आया, हमारे बाहुबली जी आए, गांधी जी आए। 1916, 17, 18 के टाइम तक उन्होंने क्या किया, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सत्याग्रह करके इंडिया को क्या किया, एक सत्याग्रह करके उन तीनों एरियाज में एक अपनी छाप छोड़ी। और 1919 में क्योंकि इनको डर लगने लग गया था कि इनको, ब्रिटिशर्स को, कि भैया ये आदमी तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, तो 1919 में वो एक एक्ट लेकर, और जिस एक्ट का नाम था बच्चों राउलेट एक्ट। अब बच्चों राउलेट एक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। राउलेट एक्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये ताकत देता है कि वो किसी भी आदमी को 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। मतलब ना तो उसकी कोई जमानत होगी, ठीक है, ना ही उससे उसके कोई वारंट की जरूरत है उनको, ठीक है, ना कोई वो अपना लॉयर हायर करेगा। बस शक्ल के बेसिस पे, शक के बिना पर अगर किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को सस्पिशन है तो वो किसी को भी क्या कर सकता है, जेल में बंद कर सकता है, किसी भी इंडियन को, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है। ना ही उसकी जमानत होगी, ना ही उसका लॉयर बैठेगा, ना ही कोई कोर्ट केस होगा, ओपन एंड शट केस है, पकड़ो, वैन में डालो और ले जाओ जेल में। और ऐसे ब्रिटिशर्स ने किसके लिए किया, ज्यादातर किसके साथ किया सब ये काम, किसके साथ किए, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे कर करके क्या किया, जेल में बंद किया। तो देखो नेहरू जी को भी ऐसे करके क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसे बंद किया था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके राउलेट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ पे बंद हो गए, जेल में बंद हो गए, और उनके बाहर निकलने के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे थे। अब गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांधी जी ने बोला यार ये क्या मतलब होता है, ठीक है, मैंने भी पढ़ी है वकालत, ऐसा तो कोई लॉ बना ही नहीं सकते आप। तो गांधी जी ने क्या किया, इस राउलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह मोर्चा चालू किया, और जिसका नाम था राउलेट सत्याग्रह। बात क्लियर है, राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। पहले राउलेट सत्याग्रह चालू किया, और राउलेट सत्याग्रह किया किसने, गांधी जी ने। राउलेट सत्याग्रह मतलब राउलेट एक्ट के खिलाफ क्या करना, राउलेट एक्ट के खिलाफ स्ट्राइक करना, राउलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट करना, ठीक है। अब राउलेट एक्ट में एक बार वापस बताता हूँ, होता क्या है कि आप 2 साल के लिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में बंद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, जस्ट लाइक दिस। तो देखो जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, आप लोग जानते हो इनको जेल में बंद किया जा रहा है, ठीक है। तो इनकी ना ही कोई गलती है, उसके बाद भी क्या किया, इनको जेल में बंद किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ, और गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या किया, ये राउलेट सत्याग्रह है, ठीक है। ये तो ऐसे चार्ली चैपलिन है, बट ऐसा ही पूरा हमारे इंडिया में चालू हो गया, ठीक है। और इसी को हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होने के कागार पे हुआ। और हुआ क्या, वापस से सुनो मेरी बात, हमने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, वापस देखो, गांधी जी ने सारी की सारी शॉप्स बोली कि आप अपनी अपनी शॉप्स बंद कर दो, हम ब्रिटिशर से कुछ भी सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है, सारी शॉप्स बंद कर दो, रैलीज ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, जैसा भी मैंने देखा था, और स्ट्राइक्स पे जाओ, ठीक है, धरने पे बैठो, ठीक है, कहीं बैठ जाओ और वहाँ पे हाय हाय राउलेट एक्ट, हाय हाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाय हाय, इसके नारे लगाओ, ब्रिटिशर्स को ऐसे ही गिराओ, ऐसे इनका क्या करो, बेइज्जती करो। ये किसने कहा आपका, ये कहा आपका, गांधी जी ने। बात क्लियर है। तो हमारे लीडर्स को बंद कर दिया गया था, इसलिए गांधी जी और उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक चालू कर दी खूब सारी। अब इसी वजह से ब्रिटिशर्स को गुस्सा और डबल हो गया, बोला पहले तो हम एक लॉ लेके आए, ठीक है, इतनी मुश्किल से तुम्हें जेल में बंद करने की कोशिश की, बट ये गांधी जी ने तो क्या कर दिया, लोगों को वापस यूनाइट कर दिया, बोला कि तुम लोग स्ट्राइक्स करो, रैलीज करो, ठीक है, इन पे प्रेशर बनाओ, इनको फोर्स करो। तो अब ब्रिटिशर्स का गुस्सा 7वें आसमान पे था, क्योंकि जब ये रैलीज करते थे, स्ट्राइक करते थे, तो हो हल्ला होता था, ब्रिटिशर्स का दिमाग खराब हो जाता था।
तो ब्रिटिशर्स ने इन हो हल्ला या फिर इन लोगों को स्ट्राइक्स के पे रोकने के लिए क्या किया, एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है बच्चों मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, बात क्लियर है? तो मार्शल लॉ आपका अप्रैल में आया, 1919 में अप्रैल में कौन आया, मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी आदमी बाहर घूमता हुआ दिखे, तो जैसे आजकल हो रहा है ना कोरोना में कि पीछे डंडे पड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप बाहर घूमते हुए दिखे तो पुलिस मार सकती है, वैसे इन्होंने भी क्या कहा, अगर कोई बाहर घूमते हुए दिखे तो उसको मार दिया जा सकता है, उनको गोली से भी उड़ाया जा सकता है, ठीक है। जो पुलिस ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिव, मतलब उस पर कोई केस नहीं होगा, उसको जो करना है वो कर सकता है, वो किसी के घर पे जाके तलाशी ले सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी कूट सकता है, ठीक है, उसके पास इतना राइट था। तो ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ समझ में आ गया क्या कहता है कि आपका जिसको मन करे उसको कूटो, जिसको मन करे उसको मारो। अब हुआ क्या, हर एक सिटी में हमारे इंडिया में ये मार्शल लॉ इम्पोज हो गया और अमृतसर में भी ये मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। और अमृतसर जो सिटी है पंजाब में, इस मार्शल लॉ को संभालने की जिम्मेदारी किसको दी, जनरल डायर को दी। आपने नाम सुना होगा, जनरल डायर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मार्शल लॉ को संभालने की। अब हुआ क्या, ध्यान से सुना बच्चों, 13 ही तारीख को, 13 अप्रैल 1919 को क्या था, बैसाखी थी। एक सरदारों का, पंजाबियों का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बैसाखी। तो 13 अप्रैल को बैसाखी थी और बैसाखी के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में जो लोग थे बच्चों, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और वहाँ पे वो त्यौहार मनाने लग गए। खूब सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, छोटे बच्चे, औरतें, बड़े लोग, बूढ़े लोग, बहुत सारे लोग थे बच्चों। क्या, वो जलियांवाला बाग गए। जलियांवाला बाग एक अमृतसर में जगह है, बाग है, बाग जानते हो ना क्या है, गार्डन है। तो जलियांवाला बाग गए और वहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपना फेस्टिवल मनाना चालू किया। बट जनरल डायर को जब ये न्यूज़ पता चली तो उसने बोला कि अमृतसर में तो मार्शल लॉ लगा हुआ है और ये लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। तो जनरल डायर क्या हुआ, वो पहुंचा कहाँ पे, जलियांवाला बाग पहुंचा। और क्योंकि जलियांवाला बाग में एक ही एंट्रेंस है, तो जो आपका क्या कहते हैं, जनरल डायर था, उसने क्या किया, वहाँ पे अपनी आर्मी लगाई और वहाँ पे उनको फायर का निर्देश दिया, उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप क्या करो, फायर करो। और जैसे उसने फायर कहा, वहाँ से जो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे या पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या कर दिया, गोलियों की बरसात कर दी, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। अब क्योंकि एक ही गेट था जलियांवाला बाग में और उस गेट पे भी कौन खड़ी थी, ब्रिटिश आर्मी खड़ी थी, तो लोगों के पास भागने की कोई भी जगह नहीं थी। लोगों का इतनी बुरी तरह से लोगों को मारा गया कि कोई भी नहीं बचा। थाउजेंड पीपल वर किल्ड, ठीक है, हजार के हजार लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे, बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। कुछ लोगों ने तो सोचा कि यार गोली से मरने से बढ़िया तो क्या करें, क्या कहते हैं, वहाँ पे कुआं था, कुएं में कूद के मर जाए। तो बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए। तो ऐसे करके बहुत 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 दर्दनाक ये इंसिडेंट था हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री के लिए और बहुत सारे लोग मरे इस वजह से, ठीक है बच्चों। और गांधी जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद और गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, राउलेट सत्याग्रह को रोकना चाहिए। क्योंकि राउलेट सत्याग्रह एक वायलेंट रूप ले गया है, मतलब ले लिया है और अब लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, सरदारों को, पंजाबियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। और अगर मैं सत्याग्रह कंटिन्यू करूँगा तो सत्याग्रह के नाम पे क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करना चालू कर देंगे। और आप जानते हो गांधी जी किसके खिलाफ थे, नॉन वायलेंस के खिलाफ थे। तो गांधी जी ने क्या कहा, सत्याग्रह को बंद कर दिया। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? अब देखो स्क्रीन पे आपको मैं बताता हूँ कैसा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। फटाफट स्क्रीन पे देखो, ये बहुत सारे लोग आ रहे थे बच्चों। ये रहा आपका जनरल डायर, फायर बोला देखो इसने, और ये देखो ये दनादन गोलियां चली और ये लोगों की देखो मौत चालू हो गई। तो कितने कितने लोग हैं देखो, अब देखो स्क्रीन पे कितने लोगों की एक साथ मौत हुई, ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ। अब आप अगर कभी जाओ अमृतसर, वहाँ आप जलियांवाला बाग जरूर देख के आना। वहाँ पे आप देखो कि देखो बुलेट के निशान भी है बहुत सारे, ठीक है, दीवारों पे बुलेट के निशान दिखेंगे आपको। वहाँ एक कुआं भी दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग कूद कूद के अपनी जान जहाँ पे दी थी लोगों ने। ये पूरी एक फ़ोटो उस टाइम की ड्राइंग बनाई गई थी, ये उस टाइम की ड्राइंग है। और ये हमारे बहुत ही क्रूएल जनरल डायर आपको जो दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं आपका पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो ये मत सोचिए कि क्लास 10th का वीडियो है, ये सबके लिए अवेलेबल है। आप अपने मम्मी, भाई, बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, पड़ोसी का भाई, जिसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उसको करो, क्योंकि ये हमारे इंडिया का हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री के बारे में सबको पता होना चाहिए। और मैंने कोशिश की कि आपको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊँ,
ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। बट उसी के साथ साथ मैंने आपको फैक्ट्स भी सारे बताए सो डैट आप एग्जाम में भी उसको प्रोड्यूस कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाना बच्चों। अब हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो इसको बहुत सारे लाइक्स करना, मैं जल्दी ही नया